नमस्ते। तो जी देखिए, एक और आईपीओ निकल चुका है, ब्रुकफील्ड इंडिया REIT। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, कंपनी क्या है, क्या करती है। तो जी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये कंपनी का एक ओवरव्यू, ये कंपनी पैसे कैसे बनाती है, ये कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, इस कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम बात करेंगे, फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे ये आईपीओ कब रिलीज होगा, इसका प्राइस क्या होगा, और ये शेयर्स लिस्ट कभी होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी देखिए, ये जो कंपनी है ब्रुकफील्ड, ये एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है। अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स है। और दो भी एक ऐसे बड़े नाम है, एक माइंड स्पेस है, एक और एक का नाम मैं भूल गया हूँ, बट वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इनके अलावा ब्रुकफील्ड का भी काफी बड़ा नाम है। तो ये क्या करते हैं, अगर हम ये कंपनी के बारे में जान लें, तो जो भी पैसा इनके पास है, ये अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में ये इन्वेस्ट करते हैं। कहीं पर ऑफिसेस बना लिया, कहीं पे कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह बना लिए। बट मेजरली इनका जो फोकस है वो एक आई वुड से एक कमर्शियल सेक्टर में इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। तो जी काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान के अलावा, इनका प्रेजेंस है साउथ कोरिया, ब्राज़ील, यूके, USA और कनाडा में। तो एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसे एक कंपनी का जो क्रक्स है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो चलिए बात करते हैं इसका आईपीओ कैसा निकलने वाला है और ये हल्का सा डिफरेंट क्यों है। जी जो बाकी आईपीओ निकले थे, जैसे इंडिगो पेंट्स हो गया, और फिर अपना IRPC, ये पार्टन IRFC हो गया, वो एक कंपनी का आईपीओ था। तो हम जो पैसे इंडिगो में लगा रहे हैं, इंडिगो पेंट्स अपने ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा या अपने ही प्रोडक्ट्स को बेहतर करने में वो पैसे लगाएंगे। ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अगर आपने देखा रहेगा, इसका नाम होगा ब्रुकफील्ड और अदर ब्रुकफील्ड इंडिया REIT। सो REIT का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो हम ये पूरा पैसा एक ट्रस्ट में लगा रहे हैं, और फिर ये जो ट्रस्ट है वो पैसा आगे पीछे यहाँ वहाँ, मतलब लाइक नो, चारों दिशाओं में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहां पर भी इसका जरूरत हो। अगर इसे हम थोड़ा आसान कर दें तो ये एक म्यूचुअल फंड की तरह है। अब बैंक में कैसे होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, हम पैसा फंड मैनेजर को देते हैं, फंड मैनेजर उनका स्टडी करता है क्योंकि उनके पास काफी साल का तजुर्बा है, उस हिसाब से पैसा लगाते हैं। REIT का भी कुछ ऐसा ही फंडा है, या इनफैक्ट ऐसा ही फंडा है, हम मानकर चल सकते हैं। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि ये कहाँ पर पैसा जा रहा है, क्योंकि हमने ये पैसा लेके, ये जो मेन ट्रस्टीज है, ये जो ट्रस्ट है, इसमें हमने पैसे लगा दिए हैं। तो क्या होता है, हमने इनको पैसा दिया। अभी जैसे अगर मैं हिंदुस्तान का ही बात कर लूँ, तो इनके काफ़ी सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मुंबई में है, बैंगलोर में है, नोएडा, गुड़गांव, NCR रीजन वगैरह जो है, कोलकाता। तो यहाँ पर इनके काफ़ी प्रोमिनेंट होल्ड है। तो ये ऑफिसेस को स्पेस देते हैं, और ऑफिसेस जाहिर सी बात है उनको रेंट पे करता है। वो रेंट का कुछ फिर हिस्सा ये कंपनी के पास आता है, और फिर ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इसका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये एक इसका छोटा सा वर्किंग बिजनेस मॉडल है फाइव से। तो इस तरीके से ये कंपनी पैसा बनाता है, और इस तरीके से ये कंपनी पैसा यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है। जी देखिए, इन्होंने काफ़ी प्रोमिनेंट जगहों पर इमारतें भी बनाई है, जैसे न्यूयॉर्क शहर में हो गया, और अगर हम मुंबई, अगर हिंदुस्तान का बात करते हैं, तो एक मुंबई में एक जगह है पवई नाम का, जो काफ़ी एक अपस्केल जगह है। यूजुअली एक्सपैट्स वगैरह ज़्यादातर वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे आई वुड से जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह है, उनका जो फाइनेंस है, ये ब्रुकफील्ड की तरफ से आया हुआ है। तो जी देखिए, चलिए इनका हम थोड़ा स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जी देखिए, इनका जो फाइनेंस है वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। कुछ आंकड़े हैं। अगर हम मार्च की बात करते हैं, 2018 मार्च, इनका प्रॉफिट था 161 करोड़। बढ़िया है।
अ, 2019 मार्च में ये नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव 157 करोड़। फिर मार्च 2020 में ये वापस आया 151 करोड़ पे। और सितंबर में, तो जून और सितंबर का मिला के जो 6 महीने का था, वो भी लॉस में चला गया है, -740 करोड़। तो अगर हम, और इसका ना ही रेवेन्यू उतना ज्यादा बढ़ा है और प्रॉफिट तो नहीं है, सब कुछ नेगेटिव में फिलहाल ये कंपनी चल रहा है। तो अब आईपीओ क्यों? तो जी देखिए, ये आईपीओ जो इन्होंने रिलीज किया है वो 3,800 करोड़ का है। और हमारे और आपके पैसे से मेजरली जितना भी डेट है इनके ऊपर, ये डेट को रिड्यूस करने का इनका प्लान है। और इनके ऊपर जो डेट है वो फिलहाल 66,000 करोड़ का डेट है। तो काफी बड़ा अमाउंट है। तो थोड़ा सा हमें इसे मद्देनजर रखना चाहिए कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक बहुत ही हैवी नंबर है इन टर्म्स ऑफ डेट। चलिए स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। तो जी देखिए, ग्लोबल है ये कंपनी। तो अगर समझो, अगर इंडिया में अच्छा नहीं किया तो डेफिनेटली बाकी कंट्रीज है जो उसे सपोर्ट कर सकता है। वैसा वर्सा, यूएस में अच्छा नहीं हुआ तो मे बी कनाडा हेल्प कर लेगा, वगैरह वगैरह। भारत का ही अगर हम बात कर ले तो इनके सारे प्रॉपर्टीज जो है स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। तो जितने भी फाइनेंशियल हब्स है वहां पर इनका मजबूत पकड़ है, जिससे इनका जो कैश फ्लो वगैरह है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने को मिल सकता है। डाइवर्सिफाइड सेक्टर है और इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, और इनका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो ये इसके कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अगर हम वीकनेसेस की बात करते हैं तो जी देखिए, इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो -15% पे चल रहा है। और जैसे ही थोड़े टाइम पहले हमने बात किया, इनका जो डेट है वो 66,000 करोड़ रुपया है। तो अब ये कैसे चुकाएंगे, क्या इनका प्लान है? खैर, आईपीओ से कुछ पैसा चूक जाएगा, पर उसके अलावा जो और बचता है उसका क्या प्लान है, इसका फिलहाल क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। तो जी देखिए, एक और चीज आया है जो ये कंपनी के फेवर में नहीं है। अब बिकॉज ये इतने सारे कमर्शियल जगहों पे, लेकिन कमर्शियल सेक्टर्स में इन लोग सपोर्ट करते हैं। इनके कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं, थोड़े बहुत मैं नाम बताता हूँ आपको। बार्कलेज हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका, इंडिया में अपना टीसीएस हो गया, एक्सेंचर हो गया, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, कॉग्निजेंट हो गया। तो ये इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अब अगर आप ये सारे क्लाइंट्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये सारे कंपनीज अभी वर्क फ्रॉम होम को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो ग्रे मार्केट में भी हल्का सा हल्ला मचा हुआ है कि अभी अगर सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कोई नया बिल्डिंग खरीदेगा नहीं, और अगर बिल्डिंग नहीं खरीदेगा तो, या फिर रेंट पे नहीं लेगा, बैग पार्ट, तो फिर इनको वो रेंट कहाँ से मिलेगा ब्रुकफील्ड को? तो ये एक सोचने वाली बात है। अब जी देखिए, वर्क फ्रॉम होम कितना अरसे तक और चलने वाला है, ना आपको पता ना मुझे पता है। मैं अपनी ऑफिस की बात कर सकता हूँ, हमको अप्रैल तक का वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ है। बट उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे कंपनीज वर्क फ्रॉम होम एंकरेज करेंगे, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। अगेन, ट्रैफिक बचता है, और देखिए वर्क फ्रॉम होम में हम ऑफिस से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपका भी ये मानना है तो अच्छी बात है। अगेन, लीविंग दैट असाइड, वर्क फ्रॉम होम एक बहुत रादर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट दे सकता है ये कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। तो जी देखिए, ये इनके थोड़े बहुत चीज़ें हैं, ये इनकी वीकनेसेस है, और एक थ्रेट में भी आता है। तो वर्क फ्रॉम होम को हम एक थ्रेट की तरह ले सकते हैं, जिससे ये कंपनी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं ये कंपनी का आईपीओ कब ओपन होने वाला है, शेयर्स कब एलोकेट होने वाले हैं, और लिस्टिंग कब होगा, और प्राइसेस क्या होने वाले हैं। तो जी देखिए, 3 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक, तो 3 फरवरी मतलब वेडनेसडे से लेके फ्राइडे तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। इसका जो अलॉटमेंट है, अगर आप अप्लाई करते हो तो 11 फरवरी को आपको ये शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। और अप्रोक्सीमेट डेट है फिलहाल, जो लिस्टिंग है वो 17 फरवरी को हो सकता है। अगेन, ये एक अंदाजा या एक रफ फिगर है 17 फरवरी का, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन अब पैसे कितने लगेंगे? तो जी देखिए, जो बाकी आईपीओज है उसमें जो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो अराउंड 14,950 के आसपास होता है। चलिए हम 15,000 मान के चलते हैं।
एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट गया, फिर अपना बर्गर किंग गया, फिर अपना IRFC गया। ये सब में जो मिनिमम था वो था 15,000 और उतना हमको निवेश करना ही था। यहाँ पर थोड़ा अलग है क्योंकि ये एक वापस से ये एक REIT सेक्टर में आ जाता है और यहाँ के रूल्स थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 200 शेयर लेने ही पड़ेंगे और एक शेयर का कीमत होने वाला है 274 से लेके 275 रुपीज, विच मीन्स मिनिमम आपको इसमें 55,000 रुपीज इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो एक और रीजन है आपको थोड़ा सा कॉशियसली सोचने के लिए कि आप इमीडिएटली अभी 55,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो। और जिस हिसाब से कंपनी का ये पोर्टफोलियो है और थोड़ी सी चीजें जो हमने डिस्कस किया है, डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म में तो ये कुछ गेन करके नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में मे बी अगर जब बैक टू नॉर्मल अगर आता है, रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ जाता है, तो फिर मे बी इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज तो ये एक अच्छा हो सकता है अपने लिए। तो जी हाँ, कंक्लूजन यही है, कंपनी का पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स नेगेटिव है, डेट बहुत ज़्यादा है। एक और एक पॉजिटिव, इन्होंने जितने भी प्रॉपर्टीज बनाए हैं, जो भी मेट्रोज के जो मैंने नाम लिए, वहाँ पे इनका ऑक्यूपेंसी 92% है। तो प्रॉपर्टीज खाली नहीं है, लोग हैं वहाँ पे, रेंट जा रहा है इनको, तो वो एक पॉजिटिव्स में हम गिन सकते हैं। और अगेन 55,000 रुपीज मिनिमम हमें चाहिए इसमें निवेश करने के लिए। तो जी हमेशा की तरह थोड़े से लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद, नमस्ते।